दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। तो पीसीएस की टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट नंबर 17 है। जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 17 है। 16 नंबर का सी शैट का है। तो उसको हम लोग देखेंगे 14, 15, 16 तारीख में। ठीक है, 3 दिन में उसको देख लेंगे। सिर्फ सी शैट का जो दृष्टि का बचा है और जीएस वर्ल्ड का भी है, दोनों देख लेंगे। 5-6 कुछ पेपर है, उसको लगा डालेंगे। ठीक है, तो बाकी 16 तक अपलोड हो गया है, उसको देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में। और अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 17 नंबर का टेस्ट है, इसमें फुल टेस्ट भी आएगा। इसमें फुल टेस्ट है, तो 11वें नंबर से फुल टेस्ट चल रहा है। ठीक है, 17 नंबर का हो गया है, होने जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें। पहला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है? तो भाब्रू का अभिलेख है, मास्की है, गुर्जरा है, नेत्तूर अभिलेख है। किस में कहा गया? तो मास्की अभिलेख में कहा है। बी आंसर सही है। मास्की कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक अभिलेख है, कर्नाटक में है मास्की, याद रखिएगा। जो भूब्र अभिलेख है उसमें प्रियदर्शी कहा गया है। भूब्र में प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चारों। मास्की में उसको बुद्ध शाक्य कहा गया। ठीक है, और मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर। अब भूब्र में इसका अशोक का नाम मिलता है। भूब्र नहीं है, मास्की है, गुर्जरा है, नेट्टूर में अशोक का नाम मिलता है। नाम इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने अपना नाम लिखवाया है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा है सातवाहन काल की संस्कृति के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला है, सातवाहनों की राजकीय भाषा पाली थी। दूसरा है, सातवाहन राज परिवार में महिलाएं वैदिक धर्म तथा पुरुष बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तीसरा है, सातवाहन समाज में मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। तो इसका तीसरा सही है। सातवाहनों की जो राष्ट्रीय भाषा प्राकृत थी, पाली नहीं थी, वो प्राकृत थी। ठीक है, और सातवाहनों को जो राज परिवार की महिलाएं जो होती हैं, जो उनकी महिलाएं हैं वो बौद्ध धर्म का पालन करती है, या पुरुष जो थे वैदिक धर्म का पालन करते थे। महिलाएं बौद्ध धर्म और पुरुष जो थे तो वैदिक धर्म का पालन करते थे। तो ये भी गलत हो गया, ये तीसरा वाला सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। तो केवल 3 सही है, सी आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा याद रखिएगा, पाली नहीं है। पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म पालन करते थे और महिलाएं बौद्ध धर्म। तीसरा है, राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? शुंग, सातवाहन, कण्व। शुंग, कण्व, सातवाहन। कण्व, शुंग, सातवाहन। सातवाहन, कण्व, शुंग, कौन है बताइए? तो मौर्यों के पतन के बाद में शुंग वंश का शासन हुआ, तो शुंग पहले होगा। फिर से शुंग 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 पतन हुआ, फिर जो वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी, तो शुंग के बाद में कण्व वंश आया, फिर उसके बाद सातवाहन वंश आया। तो याद रखिएगा, जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था, और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। तो शुंग है, कण्व है, फिर सातवाहन है, तो बी आंसर इसका सही है। अगला है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों का सुमिलन ज्ञात करना है और सही कथन चुनना है। तो भड़ौच है गुजरात तट, तो पहला ठीक है। चोल नौरा, जो चोल नौरा है ये सही नहीं है, आंध्र तट नहीं है, उड़ीसा तट है। भड़ौच गुजरात ठीक है। चोल और नौरा, टिडिस, मुजरिस, ये केरल तट पे हैं सब। ठीक है, मुजरिस ये सब केरल तट पे हैं। ठीक है, पोलूरा जो है पोलूरा जो है उड़ीसा तट पे है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, बी आंसर ठीक है, 1 और 3। ठीक है, पांचवा है, निम्नलिखित में से बेल्लार किसे कहा जाता था? तो धनी किसान को बेल्लार कहते थे, तो ए आंसर सही है इसका। साउथ इंडिया में प्राचीन काल में बेल्लार को धनी किसान कहते थे। ठीक है, और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण अंडनार जो होते थे वो ब्राह्मण को कहते थे अंडनार। बेनीगर जो थे वणिक को बेनीगर कहते थे। ठीक है, तो तमिल समाज 4 वर्गों में विभक्त था। तो ये वर्ण थे
अरसर मतलब शासक को अरसर कहते थे, अंडनर को ब्राह्मण कहते थे, बेनीर को वणिक कहते थे तथा बेल्लार को बेलाल या बेल्लार को किसान कहते थे, धनी किसान। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? किताब उल हिंद, ये छोटा क्वेश्चन है, मगर बताइए किस भाषा में थी? तो अलबरूनी किताब थी ये, अलबरूनी, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी अलबरूनी की ये किताब उल हिंद। ए सर सही है, अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगला है उपदेशक है और दरगाह का स्थान है। तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, शेख फरीदुद्दीन अजोधन, फरीदुद्दीन गज शंकर को कहते थे, पाकिस्तान में। सेल सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। तो किनका किनका मैच है बताना है, ये पूछता है इस तरह से। तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का अजमेर राजस्थान में है, तो पहला ठीक है इसका। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कहाँ पे है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन या गज शंकर इनको कहते थे, ये पूछता है, खुद ये क्वेश्चन है। शेख फरीदुद्दीन किसको गज शंकर कहते थे? तो गज शंकर जो थे, गज शकर, शंकर नहीं शकर है, गज शकर, शेख फरीदुद्दीन को कहते थे। तो इनका पाकिस्तान में है, ये भी ठीक है तीसरा। और जोधन पाकिस्तान में है। और शेख सलीम चिश्ती का जो फतेहपुर सीकरी में है, जिनको अकबर इनसे मिलता था, तो ये बात ठीक है। तो चलिए ठीक है, तीनों 1 2 3 इसका सही आंसर है, 1 2 3 4, तो सी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में है, अजमेर की दरगाह काफ़ी प्रसिद्ध है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है जो है दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गजे शकर अजोधन पाकिस्तान में। शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर में है, ठीक, फतेहपुर सीकरी में। अगला है 8वें नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अमर नायक प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। अमर नायक प्रणाली निम्न में से किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य से नहीं है, गुप्त से नहीं है, तुर्क से नहीं है, ये डी है, विजयनगर साम्राज्य से है। अमर नायक जैसे हमारे यहाँ सामंत होते थे, वैसे अमर नायक प्रणाली है, ठीक है, डी आंसर सही है। 9वां है मुगलों का दरबार का इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो हाँ, तो उनकी दरबारी भाषा थी मुगल, भले से वो तुर्क थे, उनकी दरबारी भाषा फारसी थी, ये बात सही है, तो पहला ठीक है। मुगल की मातृभाषा तुर्की थी, तो ये बात सही है, तो दोनों कथन सत्य है, सी आंसर ठीक है इसका। 10वां अकबरनामा को कितने जिल्दों में विभाजित किया गया था? तो अकबरनामा ये पूछता है, ये सही क्वेश्चन है, कितने जिल्दों में विभाजित किया गया था? तो 3 जिल्दों में किया गया था, 3 में। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, जिसमें प्रथम 2 में इतिहास है और तीसरी जिल्द में आईन अकबरी है। तो आईन अकबरी तीसरे में है, पहला दूसरा तीसरा जो भाग है वो आईन अकबरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी, उसको याद रखिएगा, मद्रास में हुई थी। भारत की सबसे पहली नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में, ठीक है। 12वां है निम्नलिखित में से किसे रेगुलेशन के तहत सूर्यास्त कानून पारित किया गया था? किसके रेगुलेशन के लिए सूर्यास्त पारित किया गया था? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तालुकादारी, इस्तमदारी, तो किसके लिए सूर्यास्त जो था पारित किया गया था? तो 1793 में इस्तमदारी व्यवस्था जो थी, डी आंसर सही है इसका। इस्तमदारी जिसे हम सूर्यास्त कानून इसके लिए पारित किया गया। इसके अनुसार अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुका नहीं सकता तो उस संबंधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, तो इसका डी आंसर सही है, इस्तमदारी, इसको जमींदारी भी कहते थे, ठीक है, जमींदारी भी हो ये। 13वां है विद्रोह है नेतृत्व करता है? तरामुसी विद्रोह, चित्तौड़ सिंह, खांसी विद्रोह, बिरसा मुंडा, कूका विद्रोह, भगत जवाहरलाल, रामपा विद्रोह, अल्लू सीताराम राजू। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये पूछता है तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको बताना है, इसमें सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो खासी विद्रोह जो था वो तीरथ सिंह थे, बिरसा मुंडा नहीं था, मुंडा विद्रोह के थे ये, तीरथ सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसको फोटो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार रट जाइए, इसको बढ़िया क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्म में पूछ देता है इसको, तो बढ़िया है क्वेश्चन। तो रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, खासी विद्रोह तीरथ सिंह, कूका विद्रोह भगत जवाहरलाल, रामपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। 13वां का, तो इसका बी आंसर सही था कि यही गलत था, बी वाला। अगला है
घटना है और काल है। तो अलीपुर षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र। तो हम बताए थे वो काकोरी कांड कब हुआ था, 25 को हुआ था, अगस्त 25 में हुआ था। तो 2 हो गया। तो सी का दूसरा किस में है, तो सी वाले में, तो सी आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, और भी मिला लेते हैं हम लोग। तो अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ था, सबसे पहले दिल्ली षड्यंत्र देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र 1912 में हुआ था, सबसे पहले ही हुआ था। तो दिल्ली तो 1912 हो गया, तो 3 हो गया ये। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, सबसे प्राचीन अलीगढ़ है इसमें, सॉरी मैं इसको बोल दिया था, दिल्ली को सबसे प्राचीन अलीगढ़ है, 1908 में हुआ था ये, तो 4 हो गया। और ये अब अप्रैल 1929 में हुआ था लाहौर षड्यंत्र। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 सी वाला आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, अभी महत्वपूर्ण, इसको पूछता है, इसको भी है, इंडिविजुअल अकेले के लिए पूछ देता है इसको। ठीक है, अगला, कामागाटा मारू पोत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से वैंकूवर के लिए प्रस्थान हुई थी, कोलकाता, सिंगापुर, बैंकॉक, कैलिफोर्निया। तो कौन था वो, बताइए, अगर थोड़ा भी याद होगा बताइए इसको। तो सिंगापुर था, बी आंसर सही है। चलिए क्या है बताएंगे, याद कर लीजिए इसको। सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था कनाडा। निम्नलिखित आंदोलनों को उसके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो होम रूल लीग, होम रूल लीग कब चालू हुआ था, तो 1916 में। अहमदाबाद मिल 1918, खेड़ा ये भी 1918 ही था, और खेड़ा बाद में था। चंपारण 1917। ठीक है, तो बताना है कब था। ठीक है, तो ये अहमदाबाद में 15, लगभग 15 मार्च के आसपास अहमदाबाद था, 15 मार्च अहमदाबाद था, और 22 मार्च के आसपास खेड़ा था। ठीक है, 22 मार्च, तो खेड़ा बाद में हुआ था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है, 16 है, फिर 18 है, फिर 17 है। तो होम रूल लीग होगा, फिर चंपारण होगा, फिर अहमदाबाद होगा, फिर खेड़ा होगा। तो सी इसका आंसर सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लीजिएगा। होम रूल लीग 1916, 1917 अहमदाबाद हो गया, मार्च 15 मार्च 1917 ये हो गया, 22 मार्च 1917। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर के बारे में बताना है। तो पहला, लॉर्ड हेस्टिंग भारत में दृढ़ संकल्प के साथ आया था कि वह देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करेगा। ठीक है, ये आया था। उसने भारत में पिंडारियों का दमन तथा मराठा संघ का अंत किया। तो दोनों ही कथन सत्य है, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है आर ए की। तो बी आंसर ठीक है, मराठा का, उसने ही मराठा संघ का अंत किया था, और पिंडारियों का दमन भी किया था। जो पिंडारी थे मराठाओं का सहयोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोग है और अध्यक्ष है उसके बताना है। तो संबंधित क्षेत्र किससे संबंधित है, तो सर थॉमस रायले। तो रायले किसके लिए था, एंड्रयू फ्रेजर। मैकडोनाल्ड जो आयोग आया था वो अकाल के लिए आया था, 1990 के आसपास, 1800 के आसपास आया था ये, 1800 नहीं, 1895 से 96, 97, 98, 1899 में आया था शायद ही। ठीक है, तो 4 हो गया इसका। सी का चौथा हो गया, सी का चौथा बस पहले में ही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 18वें का। ठीक है, तो रैले का मिशन किस लिए था बताइए, रैले का मिशन किस लिए आया था, शिक्षा सुधार के लिए रैले का मिशन था, तो 2 हो गया। सर एंड्रयूज फ्रेजर, एंड्रयूज फ्रेजर किसके लिए था, विश्वविद्यालय के लिए था। नहीं भाई, रैले का मिशन जो था 1902 में आया था, इसको याद रखिएगा, विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं इसको। इसको एक और वीडियो में हमने बताया था आपको, 1902 में आया था। 1904 में इसने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था कर्जन के समय। और सर एंड्रयूज फ्रेजर जो थे वो सिंचाई के लिए थे। ठीक है, नहीं सिंचाई के लिए नहीं थे, सिंचाई के लिए ये थे कलिंग स्कॉट जो थे, मानफ्रिक ये सिंचाई के लिए थे, तो 3 हो गया ये। सर एंड्रयूज फ्रेजर थे पुलिस सुधार के लिए थे, तो 1 हो गया ये। सर एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस सुधार के लिए थे। ठीक है, तो ए आंसर से सही है। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता है भाई, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसमें। सर थॉमस रायले शिक्षा के लिए, सर एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस के लिए, मैकडोनाल्ड जो थे अकाल के लिए, और कालिन स्कॉट मानक्रीफ जो थे सिंचाई के लिए, 3 हो गया। ठीक है,
ये 1901 में ये बना था। ये बना था जो शिक्षा वाला था तो 1902 में बना था। ओ सॉरी 1902 में बना था। पुलिस सुधार वाला भी 1902 में बना था। सब करजन के काल में बने थे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अकाल वाला जो बना था वो भी 1899 में से 90 में बना था। ठीक है, ये सब करजन के काल के समय की बात है। ये 4 आयोग करजन ने बनवाया था। ठीक है, अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय काल में 1935 का भारत अधिनियम पारित हुआ था? तो इरविन था कि विलिंगटन था, लिथुआ का वेबल था? तो विलिंगटन था, बी आंसर सही है इसका। 19वां का विलिंगटन था। लिथुआ तो चले गए थे। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक था। ठीक है, विश्व निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को किसान प्राण भी कहा जाता है? किसान प्राण किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, रंगानाथ स्वामी, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसे किसान प्राण कहा जाता है? तो सहजानंद सरस्वती कहा जाता है। डी आंसर सही है, किसान प्राण सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेवल के कार्यकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था तभी आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा है व्यक्तिगत सविनय आयोग आंदोलन। ये तीसरा गलत हो गया, ये तो 1940 में ही हो गया था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये भी ठीक है। तो 1 2 4 हुआ था, तो कथन असत्य पूछा है हमसे, तो बी आंसर सही है इसका। याद रखिएगा, असत्य पूछा है तो केवल 3 गलत है इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन प्रस्तावों के संबंध में भारतीय स्थानिक स्वशासन ने विकास किया? तो किसके किसके प्रस्तावों के में विकास किया था? तो मेयो, रिपन, अगस्त बस था। तो मेयो और रिपन है बस। स्थानीय स्वशासन के विकास में प्रस्ताव था मेयो और रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो 2 सही, सी आंसर सही है। याद रखिएगा, मेयो और रिपन। ठीक है, ये मेयो के नाम पे ही इलाहाबाद में मेयोहाल चौराहा है। 23वां है डॉपलर विस्थापन में यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो रही है तब। तो डॉपलर विस्थापन में अगर रक्त विस्थापन रेड शिफ्ट की घटना हो रही है तो क्या होता है? तो आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है। आकाशगंगा जो है पृथ्वी से दूर भाग रही है तब ऐसा होता है, रेड शिफ्ट होता है उसमें। ठीक, तो ये है, याद रखिएगा। डॉपलर विस्थापन में अगर रेड शिफ्ट की घटना हो रही है तो समझ लीजिए आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। गोल्डी लॉक जोन यूपीएससी में पूछा था एक बार। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पृथ्वी की तरह संभावना है रहने की, तो उसको गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। तो सौरमंडल के बाहर आने वाला क्षेत्र। और दूसरा है पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों के होने की संभावना। तो दूसरा सही है। क्यूपर बेल्ट सामान्य गोल्डी लॉक जोन से आगे का सौर मंडलीय क्षेत्र। क्यूपर बेल्ट सामान्यतः गोल्डी लॉक जोन से आगे का सौर मंडलीय क्षेत्र। इसके आवास योग्य क्षेत्र की भी कहा जाता है। तो 2 और 4 इसका कथन सही है, बाकी सब नहीं सही है। तो डी आंसर सही है। ठीक है, 2 और 4 सही है। सौर कलंक का तापमान सौर सतह के तापमान से होता है ज़्यादा, कम, बराबर, ज्ञात नहीं किया। ऐसा तो कम होता है, मगर इसमें से जो सोलर फ्लेम निकलती है बहुत ज़्यादा निकलती है। जो सोलर रेडिएशन निकलता है वो ज़्यादा निकलता है। तो सौर कलंक का तापमान जो सतह के तापमान से कम होता है। तो बी आंसर सही है। पृथ्वी के निम्नलिखित परतों में से कौन सा क्रम सही है? तो लिथोस्फीयर है, बैरोस्फीयर है, पायरोस्फीयर है। लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। तो बताना है कौन सा सही है। तो लिथोस्फीयर होता है, फिर पायरोस्फीयर होता है, फिर बैरोस्फीयर होता है। ठीक है, तो पायरोस्फीयर की रचना सिलिका और मैग्नीशियम से होती है। तो सीमा होता है ये। ठीक है, ये लिथोस्फीयर सियाल होता है, और बैरोस्फीयर जो होता है नीफे होता है। ठीक है, नीफे को बैरोस्फीयर कहते हैं, और पायरोस्फीयर को सीमा कहते हैं, और सियाल कहते हैं लिथोस्फीयर को। तो याद रखिएगा, इसका जो बी आंसर सही है, बी आंसर। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पंजाकार, अग्रवर्धी, एस्यूरी, धनुषाकार डेल्टा। तो किस डेल्टा का उदाहरण है बताना है। तो धनुषाकार डेल्टा का उदाहरण है, तो इसका डी आंसर सही है। अगला है मदर ऑफ पर्ल की दशा बनती है। मदर ऑफ पर्ल की दशा कब बनती है?
क्षोभ में बनती है, संताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो कहाँ बनती है? मदर ऑफ पर्ल समताप मंडल में बनती है। बी आंसर सही है। तो प्रायः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जब जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्बल बादल जैसे मदर ऑफ पर्ल मेघ देखने को मिलते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी फटन होता है, बहुत विशाल ज्वाला, जैसे टोंगो ज्वालामुखी फटा था, तो समताप मंडल में तो जलवाष्प पहुंच गया था, तो उस समय थोड़ा बना था ये मदर ऑफ पर्ल। ठीक है। दूसरा, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका आंसर याद रखिए, डी आंसर सही है। उत्तर में नहीं, पूर्व में नहीं, पश्चिम में, दक्षिण में पाई जाती है। तो माड़ मिट्टी जो है दक्षिण भाग में पाई जाती है। माड़ मिट्टी में सिलिका 60% होती है, लोहा 15%, एल्यूमिनियम 25%। इस मिट्टी में कृषि कुस्सा दुष्कर होता है, कृषि करना दुश्वार होता है, इसमें कठिन होता है। इस प्रकार की मिट्टी बुंदेलखंड और बाघेलखंड के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है। 30वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का क्या कह रहा है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इसका विस्तार जो है 30 से 45 अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में है। भूमध्य सागरीय जलवायु, तो ठीक है। वे मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। इनका विस्तार जो है 30 से 45 अक्षांश दोनों गोलार्धों में, वे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। दूसरा, शीतकालीन में वर्षा व शुष्क ग्रीष्म में होती है। ठीक है। शीतकाल में वर्षा होता है, शुष्क ग्रीष्म होती है, ये भी ठीक है। तीसरा है, इस प्रदेश में खट्टे रसीले फल बहुतायत में पाए जाते हैं, तो तीनों ही कथन सत्य है इसके। इसका डी आंसर सही है। अंगूर की खेती इधर ही होती है, और यहाँ पे शराब वराब बहुत ज़्यादा बनती है, मदिरा वदिरा, विस्की, रम, ये सब बनता है। ठीक है। तो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र इसमें शामिल है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, चिली, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये जलवायु के विश्व के सभी महाद्वीपों में विस्तृत है। यह जलवायु विश्व के सभी महाद्वीपों में विस्तृत है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। 31वां क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, जोजिला दर्रा किस में है? जास्कर में है, लद्दाख में है, पूर्वी काराकोरम में, धौलाधर श्रेणी में है। तो किस में है जोजिला दर्रा? तो जास्कर श्रृंखला में है, तो ये इसका आंसर सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में श्रीनगर से लेह को जोड़ता है सड़क मार्ग। ठीक है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित ये दर्रा है, सिंधु नदी द्वारा ये निर्मित है, सिंधु नदी। ठीक है। ये लेह को, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। लद्दाख में है। अच्छा, 32वां क्वेश्चन है कि सफ़ेद कॉलर से किस क्रिया को इंगित किया जाता है? सफ़ेद कॉलर जो वर्कर होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि किस क्रिया से ये द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थक, पंचमक, तो चतुर्थक होते हैं, 4 चतुर्थक होते हैं, तो सी आंसर इसका सही है। इसमें संलग्न व्यक्तियों को सफ़ेद कॉलर कहते हैं चतुर्थक क्रियाओं में। तो इसके वर्करों के जो उदाहरण हैं इसमें आते हैं अनुसंधानकर्ता, शिक्षक, प्रबंधक होते हैं, लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक आदि श्रेणी इसी श्रेणी में आते हैं। अगला है 33 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन अंतरेतोपत्तन के अंतर्गत नहीं आता? तो एंथ्रेनोपोड के अंतर्गत नहीं आता। तो एंथ्रेनोपोड होते क्या हैं? ठीक है। तो सिंगापुर, होनोलुलु, रॉटरडैम, कोपेनहेगन। तो इसमें होनोलुलु जो है, बी आंसर इसका सही है। ये जो है अंतरेतोपत्तन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह मार्ग पत्तन है। मार्ग पत्तन मतलब विश्राम पत्तन कहते हैं, यहाँ पे लोग आके विश्राम करते हैं। ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। अगला है 34 नंबर का कि एबोरिजिन्स जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? एबोरिजिन्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साइबेरिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो बताइए। तो एबोरिजिन्स जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये आंसर सही है। ये मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, जनसंख्या प्रवासन के कितने कारण माने जाते हैं? तो जनसंख्या प्रवासन के कितने कारण माने जाते हैं? तो इसके 5 कारण माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका बी आंसर सही है, 5 कारण, जिसमें भौतिक कारक होता है, जननांकीय कारक होता है, आर्थिक कारक होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होता है, और राजनीतिक कारक होता है। तो 5 कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 कारक होते हैं। ठीक है। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन से किस राज्य को जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है, लगभग एग्जाम में पूछ चुका है इसको। मोलेसिस बेसिन मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है। तो इसी में फंसान हो जाती है तो इन्हीं में, तो किस में है? तो इसके बारे में सही समझ लीजिए कि मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है, जिसमें ज़्यादा ओ की मात्रा होती है उसी में है। तो मोलेसिस में दो दो ऊपर की मात्रा है ये। ठीक है, मोले मोले मीजो जो है मीजो में, तो ये जिसमें ओ की मात्रा है इसमें भी ओ की मात्रा है, तो इसी में है, तो मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में मोलेसिस है। ठीक है, मिजोरम मोलोसिस, इस तरह का याद कर लीजिए इसको। यह मृदुल और असंगठित चट्टानों का से बना हुआ बेसिन है। अगला है 37 नंबर का कि बताना है निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है, बताना है। तो महानदी है, बराक है, स्वर्णरेखा है, दामोदर है। तो सबसे ऊपर कौन सी आएगी? छोटा नागपुर के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले दामोदर है। ठीक है, फिर उसके पास में स्वर्ण रेखा है, फिर से बराक इसकी सहायक नदी है दामोदर की, फिर महानदी है। ठीक है, तो सबसे पहले दामोदर है, उसके बाद स्वर्ण रेखा है, उसके बाद बराक है, फिर महानदी है। तो डी आंसर इसका सही है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराक और महानदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। तो पहला है कि वर्षा, मिट्टी, तापमान, ऊंचाई, उपरोक्त में से कौन से कारक किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं? तो वर्षा भी करता है, मिट्टी भी करता है, तापमान भी करता है, ऊंचाई भी करता है। तो चारों करते हैं, डी आंसर इसका सही है, चारों ही करते हैं। ठीक, तो 37 का 38 नंबर का क्वेश्चन डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी उनका क्षेत्र सुमेलित है? तो एक सुमेलित है, तो बताना है वही। तो पटकाई बूम पश्चिमी घाट गलत हो गया, मीजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट ये भी गलत हो गया, सेवराय की पहाड़ी पश्चिमी घाट ये भी गलत हो गया। तो जावेदी की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट के, तमिलनाडु के पूर्वी घाट में आती है, तमिलनाडु है। तो डी आंसर इसका सही है 39वें का, जावेदी की पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट में है, तमिलनाडु में। तो पटकाई बूम कहाँ है? तो भारत के ये पटकाई जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और म्यांमार की सीमा बनाती है ये। और जो मीजो की पहाड़ी मिजोरम में है, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के में है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में। ठीक है, अगला है प्रमुख खाने हैं और स्थिति है। तो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, इसको याद रखिए, 2 हो गया। बादाम पहाड़ कहाँ है? बैलाडीला है। करीम नगर कहाँ है? तो करीम नगर तेलंगाना में है, 4 हो गया ये। ठीक है, तो करीम नगर तेलंगाना में, बाबा बुदान जो है कर्नाटक में है। बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में है। अब बैलाडीला खाल छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा, बैलाडीला तो सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में है। तो बाबा बुदान कर्नाटक है, बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में है, और बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, और करीम नगर तेलंगाना में है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये आंसर ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको याद कर लीजिएगा। प्रमुख खाने हैं, बैलाडीला खाने कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। बाबा बुदान की पहाड़ी है कर्नाटक में, बादाम का पहाड़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो याद रखिएगा इसको। तो कर्नाटक में कौन कौन से अयस्क की खाने हैं? तो या तो बेल्लारी है, ठीक है, चिकमंगलूर है, उसी के बाबा की बुदान की पहाड़ियाँ हैं, कुंद्रेमुख है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है। तो याद रखिए कर्नाटक में है। उड़ीसा में गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, मयूरभंज, बादाम पहाड़ में ही मयूरभंज है, किसबुरु, बोनाई, ये सब वहाँ पाई जाती है। झारखंड में है नोवा मांडी, गुआ, नोतोबुरु, सिंहभूम जिला। छत्तीसगढ़ में दुर्ग है, दंतेवाड़ा है, बैलाडीला है, दिल्ली राजहरा। तेलंगाना में वारंगल है और करीमनगर है। तो ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दर्रे और उनके भौगोलिक महत्व के संबंध में क्या सही है बताना है, क्या असत्य है बताना है। ठीक है, तो क्या असत्य ये बता देना है। तो पहला, सतलुज नदी सिप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो ये सही है। सतलुज नदी सिप किला से भारत में प्रवेश करती है। सिप किला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। नीति दर्रा जो है, नीति दर्रा उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ती है, तो उत्तराखंड में नीति दर्रा है। ठीक है, जो जिला श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ती है, तो ये भी बात सही है। बनिहाल जो है, बनिहाल दर्रा जो है सिंध नदी से भारत में प्रवेश करता है, तो बनिहाल नहीं है, सिंधु नगर भारत में बनिहाल से नहीं करती है। इसके ऊपर वाला हम अभी दर्रे का एक बात किए थे, कौन सा दर्रा था वो? ऊपर दर्रा की बात अभी हम लोग करके आए हैं।
कौन सा दर्रा था? जोजिला दर्रा था। तो जोजिला दर्रा से सिंधु नदी, जोजिला दर्रा को बनाई है सिंधु नदी, जो जास्कर पहाड़ियों में है। ठीक है, तो ये बताइए बनिहाल दर्रा जो है सिंधु नदी में प्रवेश करती है, क्या सही है गलत है? तो बोरो पूर्वी यूग्लोसिया, क्या बता रहे हैं यार। 41 नंबर का बताइए। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इससे जवाहर सुरंग इससे वो होती है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। ठीक है, जवाहर सुरंग इसी में है, बनिहाल दर्रे में। सिंधु नदी जो है जो जिला पास में से आती है। ठीक है, तो डी आंसर गलत है इसका, तो डी इसका आंसर गलत है, डी आंसर सही भी है इसका। ठीक है, असत्य पूछा भी था। 42वां निम्नलिखित में से कौन ठंडी पवने हैं? तो फान है, बोरान है, जोंडा है, चिनूक है। तो चिनूक गर्म है। बोरो और फान है, बताइए कौन है कि जोंडा है, कौन है? ठीक, तो बोरो ठंडी है, याद रखिएगा। जो बोरो है यूगोस्लाविया में चलती है, ये बोरो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक टच पे ये चलती है, ठंडी जलदा रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। अगला है 43 नंबर का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय कटक अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता? तो अटलांटिक सागर में कौन सा कटक नहीं है? डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, एल्ब्रेडोस पठार है, टेलीग्राफिक पठार है। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो बताइए कौन सा नहीं है। तो जो एल्बेट्रोस का पठार है ये इसमें नहीं पाया जाता है, तो सी इसका आंसर सही है। और प्रशांत, पूर्वी प्रशांत में पाया जाता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में एल्बेट्रोस का पठार पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मंडल में सबसे न्यून तापमान होता है? सबसे खत्म एकदम कम तापमान किस में होता है? ठीक है, तो मध्य मंडल में होता है, सबसे याद रखिएगा मध्य मंडल में। मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर के आसपास है, 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, जहाँ तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है। और मध्य मंडल में लगभग उसकी ऊपरी सीमा में तापमान -90 डिग्री के आसपास होता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा है, याद रखिएगा। और ये सीमा जो होती है उसे मेसोपॉज भी कहते हैं, मेसोपॉज भी कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, कि जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जैव भू रासायनिक चक्र के कथनों पर विचार करना, तो पहला है यह जैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। तो यह जैविक तत्वों को जैविक प्रावस्था में परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो भू रासायनिक चक्र क्या होता है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? जो बॉडी डिग्रेड होती है पेड़ पौधों की, मनुष्य की, जानवरों की, तो जो भी फास्फोरस होता है और कोई भी खनिज होता है तो फिर से धरती में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और फिर उसी मिट्टी से अनाज होता है, पेड़ पौधे उसको अवशोषण करते हैं, फिर से दोबारा ही कोई जीव उसको खा के अपना फिर से बनता है, तो एक साइकिल बन जाती है। उसी को भू रासायनिक जैविक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला ठीक है इसका। दूसरा क्या है, यह जैविकों के अजैविक प्रावस्था में पुनरावृत्ति को का प्रारूप है, तो सही बात है। फास्फोरस, सोडियम, सल्फर जितना भी हमारे शरीर में है तो यह तो जैविक को अजैविक में बदल देता है। ठीक है, उसको पुनरावृत्ति करता है, बार बार उसको गोल गोल घूमता है, साइकिल बनता है, आदमी होता है, फिर जलता है, या फिर जानवर मरता है, फिर वो मिट्टी में जाता है, फिर मिट्टी से फिर से उसके पोषक तत्वों को लेते हुए अनाज बड़ा होता है, फिर उसको पुरुष या मेल खाता है या फीमेल खाती है, जीव जंतु खाते हैं, फिर से उसका डेवलप होता है, फिर वो मरते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये सब मामला चलता रहता है। दोनों सत्य, इसका सी आंसर सही है। 46वां निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण है? तो प्राथमिक प्रदूषण वो होते हैं जो अपने फॉर्म में ही रह के प्रदूषण फैलाते हैं, और उनसे डाइवर्ट होकर उनसे जो डिराइव होकर उनके द्वारा बनाए गए जो होते हैं जो प्रदूषक होते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, ये प्राथमिक प्रदूषक है। नाइट्रोजन ये भी प्राथमिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राथमिक है, CO। जो धूम्रकोरा है ये द्वितीयक प्रदूषक में आता है। तो वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयवों जैसे जलवाष्प के आसपास में रासायनिक प्रक्रिया होने के उपरांत उत्पन्न होते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे धूम्रकोरा होता है, अम्ल वर्षा होती है। SO2 जो है अलग है, ऐसे जब बनती है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा द्वितीयक वो है, प्रदूषक है। तो धूम्रकोरा है, तो इसका सी आंसर सही हो गया। धूम्रकोरा जो है वही है, द्वितीयक प्रदूषक है।
ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो परिणाम इसका क्या है वायु प्रदूषण का, वही पूछ रहा है। मनुष्य में श्वसन संबंधी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तो ठीक है। अम्लीय वर्षा से मृदा एवं जल का प्रदूषण, तो ये भी ठीक है। प्रभावित क्षेत्र में जैव विविधता में वृद्धि होता है, तो वायु प्रदूषण से जैव विविधता में वृद्धि होता है। बात कुछ समझ नहीं आई, ये गलत है ये। चौथा है उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि, तो चौथा का क्या मामला समझ में आ रहा है आपको, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो इसका पहला से ये 1 और 2 सही है इसमें। तो वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य के श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। जल की अम्लीयता बढ़ती है एसिड रेन से, बाकी और कुछ भी नहीं होता, तो ठीक है। एक चीज़ है, अगर टेम्परेचर का पैटर्न जब चेंज होता है तो कृषि का जो पैटर्न है उसमें बदलाव होने लगता है कि जो ठंडा वाला क्षेत्र होता है, ठंडे वाले क्षेत्र से में भी जो फसलें गर्म वाले क्षेत्र में होती थी वो कुछ ठंडे वाले क्षेत्र में भी होने लगती हैं। तो ये होती है उत्पादकता डायरेक्ट बढ़ती है, इसका कोई साक्ष्य मिला नहीं है अभी, अब मिलेगा तो फिर इसका ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, पर फ्लोरोकार्बन। तो कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये वायु प्रदूषण में ये मामला करती है मगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसको नहीं माना जाता है। वास्तव में ये वायु जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जब निकलता है तो उसमें आप देखोगे CO2 नहीं रहता है और उसमें CO जरूर रहेगा। तो CO क्या करता है, वायु प्रदूषण में होता है। जैसे जब जहाँ ज़्यादा वायु में जो CO की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो हमारे ऑक्सीजन जब हम सांस उसको ले लेते हैं तो हमको मन घबराने लगता है, सांस फूलने लगती है और घबराहट से होने लगती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज वो करता है, क्रिया करता है और तुरंत उसमें समाहित हो जाता है हीमोग्लोबिन में। तो ऑक्सीजन कैरिंग जो क्षमता होती है हीमोग्लोबिन की उसको स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है। तो ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाता तो घबराहट होने लगती है आदमी को। तो इसीलिए कहते हैं कि अंगीठी जला के, जो अंगीठी होती है गाँव में, दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए ना, तो आदमी उसमें मृत्यु हो सकती है आदमी की। ठीक है, तो ये सब मामला है, तो इसका बी आंसर ठीक है। 49 नंबर को स्मॉग क्या है। तो धुंध होती है, स्मॉग कोहरा और धुंध का मिश्रण होता है। जो स्मॉग होता है, फॉग स्मॉग, ये होता है कोहरा प्लस धुंध का मिक्सचर होता है ये। तो क्या है ये, तो ओजोन और धुंध नहीं है, कोहरा और धुंध है। तो सी आंसर इसका ठीक है, कोहरा और धुंध है। ठीक है, सी आंसर ठीक है इसका। यह एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषक होता है जो दृश्यता को कम करता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं ढेर जगह। तो स्मॉग देखते हैं दिल्ली वाले क्षेत्र में दिसंबर के महीने में स्मॉग शुरू हो जाता है, वहाँ पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के स्तर पर किस एजेंसी को सतत विकास लक्ष्यों SDG कार्यान्वयन की देखरेख करने की भूमिका सौंपी गई है। तो नीति आयोग को सौंपी गई है, इसका डी आंसर सही है। नीति आयोग जो है इसका मामला सब देख रहा है। ठीक है, बाकी और दे देगा आपको पर्यावरण सतत विकास भारत केंद्र, ये नहीं है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी नहीं है, पृथ्वी मंत्रालय भी नहीं है। इसका सीधे आंसर है नीति आयोग। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। तो क्लाइमेट चेंज किससे संबंधित है, SDG 10, 11, 13, 15 किससे है। तो इसको भूलिएगा नहीं, 13 से संबंधित है, सी है इसका। सतत विकास जो है SDG 13 जो जलवायु परिवर्तन और प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना है इस पर। 10 किससे है, तो देश के भीतर उनके बीच जो असमानता है, देश के बीच में असमानता लोगों के बीच में उसको कम करना। 15 जो है स्थलीय जीवों की, स्थलीय परतंत्र के सतत उपयोग की सुरक्षा करना। और 14 क्या है, 14 है जलीय जीव की। ठीक है, 14 जलीय जीव की पूछता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलते हैं 52 नंबर का। पूछ रहा है निम्नलिखित में से वियना कन्वेंशन को किससे संदर्भित किया जाता है। तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से, मरुस्थलीकरण को रोकने से, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने से। तो ओजोन परत से वियना कन्वेंशन।
तो ओजोन परत से इसको समझना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसे 1985 में अपनाया गया था और 1988 से लागू है वियना कन्वेंशन। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण के लिए जीवन शैली ऊर्जा अभियान लाइफ पेश किया गया था? तो जीवन शैली ऊर्जा अभियान कब चालू किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये लाइफ। तो कब था ये? 2020 में था, 2021 में, 2022 में, 2023 में? 2021 में था, बी आंसर सही है इसका। तो COP26 के दौरान पेश किया गया था इसको। यह जो विचार था पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। ठीक है, हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो SJ ब्रैडशॉ, WA एडम्स, M निकोलसन, RH व्हिटेकर। कौन है? तो एडम्स है, WM एडम्स। ठीक है, याद रखिएगा बी आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। क्या कह रहा है? एल्युमिनियम हरी धातु है, तो एल्युमिनियम इज अ ग्रीन मेटल। यह लकड़ी की स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो कौन सा सही है बताना है आपको। तो पहला सही है। ये हरी होने का मतलब, हरी धातु मतलब कि ये क्या करती है? पर्यावरण हितैषी है, ये नवीकरणीय योग्य है, इसको बार बार यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको हरी धातु कहा गया है। तो पहला इसका ठीक है। दूसरा गलत है कि लकड़ी के स्थान पर इसको लगाते हैं। तो केवल ये सही है, दूसरा गलत है। तो इसका डी आंसर सही है कि ए सही है, आर गलत है। भारत की संविधान सभा गठन कैसे किया गया था? तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। दूसरा है वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से। तीसरा है 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से, प्रांतों के प्रत्यक्ष चुनाव से। तो कैसे हुआ था बताइए? तो अप्रत्यक्ष चुनाव से हुआ था। इसका ए आंसर सही है कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से इसका गठन हुआ था। तो ए वाला ठीक है इसका। ठीक है, 57वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1885 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। तो किसको कहा जाता है स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा? 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम, ए आंसर सही है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ देगा इसको तो कोई समझ नहीं पाएगा उसको। तो याद कर लीजिए 1858 के भारत शासन अधिनियम को स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्य सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दिल्ली करता है और अंडमान निकोबार करता है कि नहीं करता है? पांडिचेरी करता है, कौन करता है बताइए? तो एक दो सिर्फ करते हैं, बी आंसर सही है। अंडमान निकोबार भी नहीं, लक्षद्वीप भी नहीं है। तो यही दोनों के एक एक प्रतिनिधि हैं, तो बी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो जब प्रांतों में द्वैध शासन लगा था तभी ये मामला आया था। तो वो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1957, भारत शासन अधिनियम 1956। तो किसमें था बताइए? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था ये। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सभी विषयों को 3 सूची में विभक्त किया गया था। तो राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। ठीक है, तो 1935 से बी आंसर इसका सही है। 60वां सिंघवी कमेटी संबंधित है चुनाव सुधार से, नागरिकता से, प्रवासी भारतीयों से, मौलिक कर्तव्य से। तो सिंघवी किससे संबंधित है?
तो प्रवासी भारतीयों से संबंधित सी आंसर सही है। तो 2 सितंबर 2000 में प्रवासी भारतीयों के संबंध में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है इसको एक ग्रहण किया हुआ संविधान कहा जाता है। तो कौन सा सही है? तो दोनों ही कथन सही है, मगर पहले जो आर है ए की व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिए 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति। तो किसने की थी इसकी? तो सी आंसर सही है, बलवंत राय मेहता समिति। सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ठीक है, 1957 में। 64वां है संविधान का अनुच्छेद 76 इंगित करता है किसको? अटॉर्नी जनरल को। ये आंसर सही है, अटॉर्नी जनरल को इंगित करता है। तो कहता है एक महान्यायवादी होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। ठीक है, और भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा। अगला है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने के लिए तो नहीं, एक विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में जिसपे दोनों सदन का मतभेद हो। तो डी आंसर इसका सही है। एक क्वेश्चन पीछे ऊपर भी ऐसे ही आया था। अगला है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के अनुपात पे। तो बी आंसर सही है, जनसंख्या के अनुपात पे होता है। 66वें का बी आंसर सही है। 67वां है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में सौंपी गई है? तो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे पूछ देता है तो इसी में गोला हो जाता है कि किस में है अभी, तो इसको बहुत भयंकर तरीके से याद करना पड़ता है, तभी ये याद रहता है। तो 29 जो कार्यों की सूची है अनुच्छेद 243 जी में रखी गई है, याद रखिएगा। जी है 9 की तरह बनता है तो 29 तो जी। ठीक है, तो सी आंसर सही है, जी। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी का एक स्टेटमेंट होता है, 4-5 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसा भी होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी था न्यायाधीश SC सीतलवाड़ थे। ठीक है, सीतलवाड़ थे। डी आंसर सही है इसका, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम जो विधि अधिकारी बने थे वर्ष 1955 में बने थे प्रथम विधि अधिकारी, HC सीतलवाड़ थे। उन्होंने भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था? प्रथम संशोधन विधेयक कब आया था? 1950 में कि 51 में कि 55 में कि 58 में? तो ये तो नहीं है। 50 या 51 में कब आया था बताइए? तो 1951 में प्रथम संशोधन आया था। 1951 पहला संशोधन आया था। ठीक है, तो प्रथम संशोधन अनुच्छेद कई अनुच्छेदों में संशोधन किया था, जैसे 15(1) में, 19(1)(6) में, 19(2) में, 31 में, 85 में, 87 में, 174 में, 341, 342, 343 में संशोधन किया था। तो बहुत भयंकर संशोधन था वो। उसी में ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कोई भी कानून डाल दो तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का कौन सा संस्करण है? तो M1 है, Z1 है, M3 है, Z3 है। तो इसको भी पूछा है कि एग्जाम में, तो M3 संस्करण याद रखिएगा। सी आंसर सही है, M3 संस्करण है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कहाँ जारी हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जारी हुई थी। ए आंसर सही है, 1995 में मध्य प्रदेश में जारी हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो PC महालनोबिस थे, गुलजारी नंदा थे, MN रॉय थे, M विश्वेश्वरैया थे। तो प्रथम जो थे गुलजारी नंदा थे। बी आंसर सही है। उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनवरत योजना या कंटिन्यूअस प्लान, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? कंटिन्यूअस जो प्लान था उसको किसने बनाया था?
बताना है। तो अशोक रुद्र मेनल, डीटी लकड़वाला, गुन्नार मिर्डल, सुखमय चक्रवर्ती, तो गुन्नार मिर्डल थे, सी आंसर सही है, इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, इसे भारत में लागू करने का श्रेय जो है डीटी लकड़वाला को जाता है, लकड़वाला। ठीक है, तो प्रतिपादन किया था गुन्नार ने, और इसको लागू करने से जो है डीटी लकड़वाला को जाता है। ये पूछ रहा है समष्टि माइक्रो इकोनॉमी का अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक बताया था हमने कि जो माइक्रो है, जो ये पतला वाला है, आई पतला है, एक होता है माइक्रो, तो ए है मोटा है, तो ए बड़ा क्षेत्र के लिए है, जो ए है, ये थोड़ा आई से मोटा है, तो ब्रॉड क्षेत्र के लिए माइक्रो है। हम माइक्रो जो है छोटे चीज़ों के लिए है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना करनी होती है तो उसके लिए माइक्रो यूज करते हैं। तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है ये, जो 74 इसका ए आंसर सही होगा। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है। निवेश का सिद्धांत हुआ, और तीसरा सिद्धांत हो गया इंडिविजुअल कर का हो गया, और ये सब चीज़ों का जैसे बात होती है, छोटी छोटी चीज़ों का कंपनी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि पतला होता है तो माइक्रो इकोनॉमी में होता है। ठीक है, तो ए आंसर सही। तो 74 का 75 है। एमएसएमई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कृषि क्षेत्र भारत में मानव संसाधन का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो पहला ठीक है। सेकंड सबसे दूसरा बड़ा नियोक्ता है कृषि के बाद एमएसएमई है जो सबसे अधिक नौकरी देता है। इसका विशाल नेटवर्क विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% की हिस्सेदारी रखता है, तो ये भी बात सही है। एमएसएमई में लगभग 110 मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करता है। तो तीनों कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। 76 वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जाना जाता है। तो कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वैट, जीएसटी, तो कस्टम ड्यूटी उसको कहते हैं, ए आंसर सही है। 77 निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल मुद्रा किसे कहते हैं। सबसे तरल मुद्रा किसे कहते हैं, जिस मुद्रा में हाथ में मनी रहे कैश के फॉर्म में, और साधारण डिपॉजिट रहे, जो कि करंट अकाउंट डिपॉजिट रहे, सेविंग अकाउंट रहे, तो इसमें जो होता है लिक्विडिटी हाई होती है, इनकी तरलता अधिक होती है। तो इसमें से M1 M4 है, M3 है, M2 M1 है, तो सबसे अधिक कितना है, सबसे अधिक तरलता M1 में होती है, याद रखिए। तो M1 में क्या होता है, जनता के पास उपलब्ध चलन मात्रा में धन है, जो नोट है, सिक्के हैं, नगद वाला वो है, प्लस बैंकों की शुद्ध मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट है, तो उसको कहते हैं अब M1 कहते हैं। तो जनता के पास हाथ में पैसा प्लस बैंकों के पास जमा है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों के पास जमा है वो, तो उसको ही कहते हैं। तो M1 सबसे बढ़िया आंसर है इसका, तो डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तो क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे 10%, 5%, 2%, इस तरह की जब बात होती है तो उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि डायरेक्ट कार्रवाई हो जाती है उसमें, मतलब मोरल सुएसन होता है, दबाव, मतलब कि क्या है कि कोई बात करवा लो कि भाई ऐसे कर दो, भाई हमने कम किया तुमने भी कम कर दो। बैंकों को डायरेक्ट नहीं कर सकते उस पर, उसको किसी तरीके से प्रेशर दिलवा के उसको काम करवाया जाता है। तो क्या है, तो डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट रेशनिंग, मार्केट स्टेबलाइजेशन प्लान, कस्टमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो कौन सा इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो बाजार स्थिरांक योजना है, ये नहीं है इसमें, बाकी सारा जो है गुणात्मक है। ठीक है, तो A B D जो है ये गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं, साख की रेशनिंग करवा सकते हैं कि नहीं, अरे अगर 1 किलो आपको सोना गिरवी रख रहा है तो आप उसको पूरा सोने का भाव मत दीजिए, उसका 40% ही उसको दीजिए। उपभोक्ता का जो क्रेडिट रेशनिंग है कि किसी उपभोक्ता को आप 40 लाख का लोन डायरेक्ट मत दे दीजिए, उसको 20-20 लाख का करके दो शिफ्ट में दीजिए। तो इस तरह से क्रेडिट रेशनिंग की जा सकती है। तो सी इसका आंसर है, सी नहीं है। जो बाजार स्थिरांक योजना होती है, इसमें क्या करता है कि डॉलर या रुपए की खरीद या बिक्री होती है। जब मार्केट अस्थिर हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है कि डॉलर की खरीदी या रुपए की खरीद या बिक्री करता रहता है, ताकि इनका स्टेबलाइजेशन बना रहे। बाकी दो जो तीनों थी वो गुणात्मक के अंदर आता है। ठीक है,
अगला है 79 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वर्ष 1948 में प्रस्तुत किया गया था। तो पहला जो बजट था 1947 में प्रस्तुत किया गया था, दूसरा गलत, पहला गलत है, 1947 में ही प्रस्तुत किया गया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है, तो बिल्कुल सही है, बी आंसर सही है इसका। 2023-24 के केंद्रीय बजट के प्रावधानों के स्वरूप, तो 2023-24 का केंद्रीय बजट नहीं पूछेगा, वो 24-25 पूछेगा, तो इसको देखेंगे हम बजट वाले में, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सामर्थ्य योजना चलाई जा रही है, तो जो संदर्भित करती है, तो महिला सामर्थ्य योजना किसको संबोधित करती है, तो अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए महिला सामर्थ्य योजना चालू की गई है, तो पहला इसका सत्य है, ये आंसर सही है। दूसरा, निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए दूसरी स्कीम है, गर्भवती महिलाओं को सहायता के लिए जननी सुरक्षा योजना है, मातृत्व लाभ है योजना है, तो दूसरी योजना है। ग्रामीण महिलाओं की स्वावलंबी बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ले जा रही है, और महिला उद्यमी योजना में इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, और स्मॉल जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें इनको जोड़ा जा रहा है, तो ये मामला नहीं है, तो इसका ए आंसर सही है, 81 का, ठीक है। अगला है 82 नंबर का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है, तो दंतेवाला समिति, क्रेपी कार्ड समिति, शांता कुमार समिति या खुसरो समिति। तो शांता कुमार जो समिति थी, वो जो फूड वेस्टेज हो रहा था, फूड वेस्टेज जो एफसीआई वाला मामला था, एफसीआई के देख रेख और फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मामला था, तो एफसीआई समझ लीजिए, एफसीआई से रिलेटेड इनका उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो यही सही नहीं है शांता कुमार, ठीक है। तो भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए इनका गठन किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इनकी रिपोर्ट पर कम से कम यूपीएससी में 3-4 साल क्वेश्चन लगातार पूछा। अभी भी आप अगर फूड प्रोसेसिंग उस पर आता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आता है, तो इनकी जो रिपोर्ट है इस पर आराम से उसको मेंस में उसको उनके जो रिकमेंडेशन उनको आप कोट कर सकते हैं इंटरव्यू में, इनको इनकी रिपोर्ट को पढ़ के जाना एकदम बहुत ही अच्छा है। अर्थव्यवस्था सेक्शन से आपको मामला सही रहेगा, काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट थी इनकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो पहला, कराधान में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपयुक्त में से कौन से साधन का प्रयोग किया जा सकता है, तो चौथा का तो कभी नहीं प्रयोग करेंगे, तो चौथा वाला काट देंगे, ठीक है। कराधान में वृद्धि कर सकते हैं, तो टैक्स जब हम बढ़ा देगी, सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास थोड़ा पैसा कम हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हम नहीं कर सकते, जब वृद्धि करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वृद्धि करेंगे तो मनी फ्लो हमारा मार्केट में बढ़ जाएगा, तो महंगाई बढ़ सकती है, तो ये गलत हो गया। उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके उत्पादन में वृद्धि करके उसकी आपूर्ति हम बढ़ा देते हैं, तो उससे भी महंगाई कम हो जाती है, तो 1 और 3 इसका आंसर है, सी आंसर ठीक है इसका, 83 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 85-84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और ये स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना नहीं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, तो यही बी आंसर सही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के थ्रू 2023-24 में 3600 करोड़ रुपया व्यवस्थित किया गया था, ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है। अगला 85 नंबर का कि बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कितना रुपया दिया गया था, तो इसके बारे में ऊपर हम लोग पढ़े थे कि कितना उसका दिया गया था इसको, तो इसको 19,700 करोड़ रुपया दिया गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया था, सी आंसर सही है इसका। विश्व बैंक समूह में कितने संस्थान हैं, तो 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है, तो ये भी पूछता है तो बता दीजिए कितने हैं, तो 5 हैं, याद रखिएगा 5 हैं, ठीक है। नाम अगर पढ़ दूंगा तो समझ जाइएगा, तो 5 इतने याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, तो रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, या उद्यमिता में नियोजित श्रमिकों की संख्या के।
तो CN-87 का उद्यमों को का स्वामित्व जो होता है उससे डिसाइड होता है कि इस पब्लिक सेक्टर कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है। अगला है लीड बैंक योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इसको, यूपीएससी में लीड बैंक के बारे में पूछा था। तो क्या है ये? तो लीड बैंक योजना 1979 से प्रारंभ हुई, तो सही है। दूसरा है इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं को पहचान कर उनकी क्षमताओं का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो ये बात सही है। यह योजना क्षेत्रवार दृष्टिकोण पर आधारित थी, तो कौन सा सही है बताना है। तो ये 1979 में नहीं चालू हुई थी, ये 1969 में लीड बैंक योजना चालू हुई थी, आरबीआई ने चालू की थी। ठीक है, तो ये मामला से गड़बड़ है। लीड बैंक योजना है 1969 में चालू थी, 79 में नहीं। ठीक है, 1969 था, 79 नहीं था। ठीक है, बाकी दो सही हैं इसके, तो 2-3 इसका सही आंसर है और सही कथन पूछा है। ठीक, पूछ रहा है राजकोषीय घाटा क्या होता है, जिसके बारे में डिटेल में हमने बता दिया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ जो होता है, ये जो होता है ये बजट घाटा होता है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व घाटा होता है, ये बजट होता है, बजट घाटा। ये राजस्व घाटा, ये पूंजी खाता घाटा होता है। ठीक है, बाजार ऋण माइनस बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, तो डी आंसर इसका सही है। डी ही बजटीय घाटा है। तो बाजार ऋण जितना उधार हम लिए हैं तो उधार, ठीक है, माइनस बजटीय घाटे का योग, तो बजटीय घाटा कितना है? 0 है, प्लस सरकार द्वारा बजट ऋण तथा दायित्व, तो बजट ऋण कितना लिए हैं तो उसका जो दायित्व ये है, तो उधार प्लस बजट ऋण, तो कुल मिला के पता चल जाएगा कितना उधार है इनका, तो राजकोषीय घाटा पता चल जाएगा। तो डी आंसर इसका सही है। ठीक है। 90 है भारी परमाणु के नाभिकों का 2 भागों में विभक्त होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो विभाजन नहीं, जुड़ना, 2 भागों में जुड़ना जो होता है, या एक भागों में जुड़ना, 2 भाग भारी जो 2 हल्के नाभिक, पहला गलत है, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है। 2 हल्के नाभिक के जुड़ने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन, दोनों ही गलत है, तो कोई सत्य नहीं है। दोनों कथन मतलब दोनों में से कोई सत्य नहीं है, तो सी आंसर सही है इसका। ठीक है, सी आंसर सही है, याद रखिएगा, दोनों सत्य हैं। तो भारी परमाणु के नाभिक का 2 भागों में विभक्त होना नाभिकीय विखंडन होता है, और वही 2 हल्के नाभिक के जुड़ने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगला, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, यांत्रिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी तरंग है? प्रकाश तरंग, तो वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कौन सी तरंग होती है? वह तरंग जिसे कणों की गति, ऊर्जा की गति के समकोण होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जबकि वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, वह अनुदैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। तो जब सनलाइट चलती है ऐसे, तो इनके माध्यम के कण जो हैं ऐसे परपेंडिकुलर गति करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब ज़्यादा धुआं होता है तो हमको प्रकाश दिखाई नहीं देता है, यही कारण है। अगर इस तरह से गति करता है तो प्रकाश दिखाई देता है हमको। ठीक, तो ये बी आंसर सही, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बी आंसर सही है। 92 है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के कारण होने वाला फैलने वाला रोग का समुच्चय है? तो हैजा है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है। तो बी आंसर सही है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया है। ठीक है, तो एडीज से डेंगू होता है, एनाफिलीज से मलेरिया होता है, फिलीज। ठीक है, मादा दोनों होती हैं। चिकनगुनिया किससे होता है, इसके बारे में कमेंट करके बताइए, चिकनगुनिया किससे होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है? तो पेड़ की शाखा हिलाने पर उससे फल स्वयं ही टूट कर नीचे गिर जाना, बंदूक से गोली चलाने पर गोली चलने वाले व्यक्ति की पीछे की ओर धक्का लगना, नदी किनारे पर व्यक्ति द्वारा नाव को पीछे की ओर दबाने पर नाव व्यक्ति को आगे की ओर फेंकती है, कुएं से जल निकालते समय अचानक से रस्सी के टूट जाने पर खींचने वाला व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है,
तो कौन सा जो तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है वो कौन सा नियम है, कौन है वो बताइए। तो पहला है पेड़ की शाखा हिलाने पर उसके फल स्वयं ही टूट के नीचे गिर जाते हैं, ये जड़त्व के कारण होता है, जड़त्व का नियम है ये। ठीक है, तो जो न्यूटन के जड़त्व का नियम प्रथम नियम है वो उदाहरण है इसका। न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम भी उसको कहते हैं। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं न्यूटन के थर्ड लॉ है। ठीक है, तो चिकनगुनिया वाला बताया नहीं आप लोग, चिकनगुनिया किस मच्छर से फैलता है बताइए। तो एडीज और एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोफिक्ट्स दोनों शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, एडीज एजिप्टी उसको फैलाता है। 94 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 94 में क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पहला, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, तो हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ 2mv², तो हाँ दोगुना हो जाएगी वो। ठीक है, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि चाल को दोगुनी की जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो अगर चाल को दोगुना कर देंगे, अगर चाल को दोगुना कर दिए तो 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, 4v², समझ रहे हैं, 4 गुना हो जाएगी, याद रखिएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगी। दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक इसका आंसर सही है 94 का। ठीक है, 94 केवल एक सही है, हाफ mv² से हम चेक कर सकते हैं। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है हवाई जहाज के पंखों की आकृति निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग पर आधारित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत, स्टोक का नियम, तो किस पे आधारित होती है जो हवाई जहाज का पंखा होता है। अच्छा क्वेश्चन बताइए। तो बर्नौली प्रमेय पे होती है, तो बी आंसर सही है, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, बर्नौली प्रमेय का वो उपयोग पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन 96 नंबर का क्या कहता है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, फलतः क्या होता है इससे। तो फलतः घड़ी का आवर्तकाल टी भी बढ़ जाता है और तथा घड़ी सुस्त हो जाती है। तो पहला इसका सही आंसर है कि पहला ही ठीक हो गया। तो क्या बताएं, गर्मियों में जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि परिणाम स्वरूप घड़ी का आवर्तकाल टी भी बढ़ जाता है और घड़ी स्लो हो जाती है, स्लो। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो गामा, एक्सरे, कॉस्मिक रे, दृश्य विकिरण, तो कौन चुंबकीय नहीं है बताना है। तो कॉस्मिक जो किरण होती है चुंबकीय नहीं है, तो सी आंसर से, ये विद्युत चुंबकीय कॉस्मिक किरण नहीं होती, बल्कि अत्यधिक ऊर्जावान किरण होती है ये, जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होती है और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाती है। कॉस्मिक रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सी आंसर इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, घाल में हो जाता है। तो आरिस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण करने के लिए, गैस्ट्रोस्कोप पेट के निरीक्षण के लिए, ब्रोंकोस्कोप गले और फेफड़े के निरीक्षण के लिए, इंडोस्कोप शरीर के बाह्य भाग के निरीक्षण कर लेते हैं। इंडोस्कोप शरीर के बाह्य नहीं, आंतरिक भाग का है। तो डी आंसर इसका गड़बड़, 98 का डी है। मनुष्य के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए इंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है, 99 है, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य होती है जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो कौन सही है इसे बताना है। तो 99 का तो पहला सही है। दूसरा है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं जबकि विसरण में प्रवाह अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की विलयन की तरफ होता है। दोनों कथन सत्य हैं इसके, सी आंसर सही है। ठीक है, ये सही बता रहा है इसे। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है। सोडियम कास्टिक सोडा का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो किसका यूज किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, MgOH2। तथा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए अम्लीय विषाक्तीकरण
के एंटीडोट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर सही है। 101 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए उपयोग उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है? द लैक्टिक बैसिली, सल्फर, प्लेटिनम चूर्ण, निकिल। तो किसका यूज किया जाता है? तो निकिल का यूज करते हैं। निकिल उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं, और ये हाइड्रोजन जो होता है उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं उसका। तो उत्प्रेरक पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है। तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते। उत्प्रेरक सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, तो ये याद रखिएगा, निकिल होता है ये। ठीक है। अगला है, प्याज व लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण होता है? तो सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या मैग्नीशियम। तो क्या होता है? तो पोटेशियम होता है। बी आंसर सही है। पोटेशियम के कारण लहसुन प्याज की तीव्र गंध का कारण पोटेशियम है। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो अंतर प्रद्रव्य जलिक, गाल्जी बाय, लायनाकायक, राइबोसोम्स। तो वो है लाइसोसोम होता है, जो लायन काय को लाइसोसोम भी कहते हैं, लाइसोसोम। ठीक है। तो सी आंसर सही है, लाइसोसोम है जो, यही है। अगला 104 नंबर, मानव के शरीर में कुल कितने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितनी है मानव शरीर में, बताना है आपको। तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 9 है, डी सही है। तो कौन कौन सी हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि, दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय है, पीनियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, एड्रिनिल है, थाइमस है, जनद है। ठीक है। 9 है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तुरंत बता दीजिए। इसको 9 है। मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्राव ग्रंथियां हैं? तो 9 है। अगला है 105 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धमनी जो होती है रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। इस बारे में हम कई बार बता चुके हैं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो जो धमनी होती है वो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो ये बात सही है। धमनियाँ शरीर में गहराई में स्थित होती हैं तथा इनमें कपाट का अभाव होता है। तो दूसरा सही है। तीसरा, शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाती हैं। तो ये भी बात सही है। चौथा है, शिराएँ शरीर के अधिक गहराई में नहीं होती तथा इनमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु कपाट पाया जाता है। तो चौथा सही है। ठीक है। तो सभी कथन सत्य हैं, इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार रट जाइए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, इसको पढ़ लीजिएगा, बार बार भूल जाता है। ठीक है। तो डी आंसर सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयाग शहर का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद रखा था? तो वो कौन था, इसके बारे में बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो अकबर था, जागीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो अकबर ने नाम रख के प्रयाग का नाम रख के इलाहाबाद किया था। 1583 में नाम चेंज किया था इसका, प्रयाग शहर का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद रख दिया था। तो राष्ट्रीय स्तरीय कला केंद्र है, जिला है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। चौथा हो गया, भारतीय लोक कला परिषद जो है वो कहाँ है? भारतीय लोक कला परिषद बताना है। भारतीय लोक कला परिषद जो है वाराणसी में है। 3 हो गया। हरि औधा कला केंद्र भवन, हरि औधा कला केंद्र भवन कहाँ है? तो ये आजमगढ़ में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। तो 1 हो गया। 4 3 2 1, बी आंसर इसका सही है। 4 3 2 1। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला वो राज्य कौन सा है? बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है या हरियाणा है? तो बिहार होगा या तो मध्य प्रदेश होगा। तो सबसे अधिक कौन करता है ये हमको बता दीजिए। तो आप तो मध्य प्रदेश है, सी आंसर सही है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है वो 11 जिलों के साथ साझा करता है। ठीक है। बिहार जो है
7 जिला है। उत्तराखंड जो है 7 जिला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है, सी आंसर सही है इसका। अगला है 109 कि उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, कितनों संभागों में। तो डिवीजन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ये बताना है आपको। तो डिवीजन 18 है, याद रखिएगा 18 डिवीजन है। ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है, 18 डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। डी आंसर सही है, 18 डिवीजन में। 110 नंबर क्वेश्चन कौन सा बता रहा है। पहला है यहाँ की मृदा का निर्माण, तराई क्षेत्र के बारे में बताना है, विशेषता क्या है तराई क्षेत्र की। यहाँ की मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों के निक्षेपण से हुआ है, तो पहला ठीक है। तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ है, तो ये भी ठीक है। यहाँ धान तथा गन्ने की अधिक खेती होती है, तो ये भी ठीक है। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, तो ये गलत है, वर्षा ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, बी सी आंसर सही है इसका। 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, सी आंसर ठीक है। अगला है सीलिंग कानून के नाम से किस कानून को जाना जाता है। तो सीलिंग कानून को किस नाम से जाना जाता है, सीलिंग कानून। जो सीलिंग कानून है तो किसके नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग अधिनियम। तो ये हमको लग रहा है बी है, उत्तर प्रदेश का अधिक जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम को सीलिंग व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो बी आंसर इसका ठीक है, ठीक है। 112 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बिहार जिला है, तो ओखला कहाँ पे है। तो ओखला बताइए। ओखला हम गौतम बुद्ध नगर को भी कहते हैं, तो 2 हो गया ये। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, सूर सरोवर कहाँ है, चलिए इसको बताइए। सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सूर सरोवर कहाँ है, आगरा में है। तो ओखला कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। रानीपुर जो है चित्रकूट में है, या देखिए 2 हो गया इसका। ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर 3 है भाई ये, ठीक है। सूर सरोवर कहाँ पे है, तो आगरा में है, तो 4 हो गया। सुहागी वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में है, तो 1 हो गया। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, बी आंसर इसका ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 है, 7 है, 9 है, 15 है, तो 9 में बांटा गया है, सी आंसर सही है। कृषि जो जलवायु प्रदेश है वो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, याद रखिएगा। डिवीजन इसमें इसी का 2 गुना है, 9 का 2 कर दीजिए तो 18 हो जाएगा, तो 18 इसमें डिवीजन बांटे गए हैं, ठीक है। 141 नंबर 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना कहाँ है, बताइए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहाँ पे है, सुमेलित नहीं है, बताना है। तो पहला ठीक कानपुर में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान ग्रेटर नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद में है, ठीक है। सी है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, पेपर के लिए प्रसिद्ध भी है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम कानपुर में ही है, तो ठीक है। तो इसका बी वाला मामला गड़बड़ था, बी आंसर सही है इसका, यही सही सुमेलित नहीं है। 115 नंबर का कि अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की प्रथा निम्नलिखित इसमें से किस जनजाति में पाई जाती है। तो अनुलोम तथा प्रतिलोम के जो विवाह प्रथा है खरवार, बैगा, भोक्सा, थारू जनजाति, तो किस में पाई जाती है, तो भोक्सा में पाई जाती है, सी आंसर सही है। भोक्सा जनजाति हिंदू जनजाति के समान ही अंतर विवाहित होते हैं, परंतु ये हिंदू समाज से भिन्न होता है, क्योंकि इस समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है तथा पति पत्नी से कोई भी किसी भी समय बंधन से मुक्त हो सकता है। इन हिंदुओं के विवाह के समान ही अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह प्रचलन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का, क्या कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल है और जनपद है। तो सोहगौरा जो है गोरखपुर में, ठीक है। हुलास खेड़ा जो है मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर मेरठ, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जो हुलास खेड़ा जो है मुजफ्फरनगर में नहीं है, ठीक है। हुलास खेड़ा लखनऊ में जनपद में है, तो लखनऊ में है ये, लखनऊ में, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, लखनऊ में है ये। बाकी सागौरा, हुलास और हस्तिनापुर जो है ये सब ये मेरठ में, ठीक है। ये सागौरा में है, ठीक है। ये हुलास में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था, ठीक है। दूसरा है
असत्य पूछा है भाई। दूसरा, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित नहीं, अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जाति जो है उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा इसको। तो वहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है ज़्यादा है मध्य एमपी में, नहीं शेड्यूल ट्राइब जो है जो एमपी में ज़्यादा है, शेड्यूल जो कास्ट है वो जो है यूपी में ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 14 है। तो हमको तो ये नहीं लग रहा कि 14 है, तो 14 9 कर 12 है ये, ठीक है, ये 12 है, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 3 इसमें गलत है। चौथा है, जनगणना 2011 का उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.3 है, तो ये बात ठीक है। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत, बी आंसर इसका सही है, बी और 2 असत्य हैं, 2 और 3, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है? तो 829 है कि 839 है? तो ये 829 है, समझ लीजिए, बी आंसर सही है, 829। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश की जनगणना कराई जाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो आर्टिकल 246 याद रखिएगा, सी आंसर सही है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना का दायित्व संघ सरकार को है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य पुरुष हो गया भाई, वो कौन था? तो आलोक रावत थे, याद रखिएगा, बी आंसर सही है, आलोक रावत थे। अगला क्वेश्चन है कि यूएन वुमेन मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यूएन वुमेन का मुख्यालय कहाँ है बताना है आपको। तो न्यूयॉर्क में है, डी आंसर सही है। वुमन का इसका अलग है, यूएन वुमेन न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित समुद्र तटों पर विचार करना है। तो चांदीपुर, गोपालपुर, पुलिकट, कौन उड़ीसा में स्थित है? तो बताना है कौन उड़ीसा में है इसमें। तो इसमें जो चांदीपुर है, गोपालपुर है, उड़ीसा में है, पुलिकट उड़ीसा में नहीं है, तो सी आंसर सही है। तो पुलिकट कहाँ है बताइए? पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में है पुलिकट। किस संस्थान ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की थी? व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो अनकार्टडा है, अनकार्टड, ए आंसर सही है इसका, UNCTAD, यूएन कैट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो तेलंगाना में हो रही है, बी आंसर सही है, ठीक है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के माध्यम से तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो 3 हो गया। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986, तो 2 हो गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 हो गया, तो 1 हो गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो 4 हो गया। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो सी आंसर इसका सही है, 4 3 2 1 हो गया। तो 125 का सी आंसर सही है। अगला इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी ने किया था, डी आंसर सही है। अगला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बताना है, क्या कथन सही है? तो आईएएस पूछ चुका है, आईएएस में ये, ठीक है। तो पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है, तो पहला ठीक है ये। दूसरा है, भारत रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे बिहार राज्य में किया जाएगा, तो दूसरा का मामला सही नहीं है, पहला ठीक है। तो भारतीय रिजर्व द्वारा उत्पन्न ई रुपया का नामक जो डिजिटल मुद्रा का उपयोग केवल पूरे पटना नगर में क्षेत्र में किया जाएगा, न कि पूरे बिहार में, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निजी डिजिटल मुद्राओं से भिन्न होता है क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी मुद्रा है, तो केंद्रीय बैंक की देयता का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा गलत है, पहला ही सही है, तो ए आंसर ठीक है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? तो ई शासित राज्य कौन सा है, यही बताना है। तो ये केरल है, डी सही है, ई शासित राज्य केरल है, डी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडर T20 फुटबॉल विश्व कप उप विजेता रहा? तो कौन सा रहा था? उरुग्वे, इटली, जापान, अमेरिका। तो इटली रहा, बी आंसर सही है। अर्जेंटीना जीता था। अर्जेंटीना के ला प्ला में डिएगो माराडोना स्टेडियम में उरुग्वे ने
उरुग्वे ने इटली को हरा दिया था, ठीक है, तो उरुग्वे था इसका, विजेता उरुग्वे है, विजेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अटल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में विचार करना है। तो यह एक बेरोजगारी की योजना है जिनकी अवधि 3 वर्ष बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया। तो तीसवा का कौन सा सही है? तो एक बेरोजगार की योजना है जिसकी अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 30 जून तक 2025 तक कर दिया गया है। तो पहला सही नहीं है। तो पहला, सरकार ने कर्मचारी बीमा निगम के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक बेरोजगार की योजना है, इसकी जो अवधि है को 3 वर्ष न बढ़ाकर 2 वर्ष बढ़ाकर 30 जून 2024 तक किया गया है। 3 वर्ष नहीं बढ़ाया गया, 2 वर्ष बढ़ाया गया, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस योजना का तीसरा विस्तार है, इससे पहले 2020 से 2021 में विस्तार किया गया था, तो बी आंसर इसका सत्य है। दूसरा सत्य है, तो बी इसका आंसर सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने अपने युद्धपोत INS कृपाण किस देश से उपहार स्वरूप भेंट दिया है, किया नहीं है, दिया है। किसको दे दिया भेंट में भाई? तो वियतनाम को दिया है, डी आंसर सही है, वियतनाम को भेंट दे दिया। हाल ही में ग्रीस ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया था? ग्रीस का दूसरा बड़ा सम्मान किसको सम्मानित किया है वो? तो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, सी आंसर सही है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 के विजेता कौन टीम रही? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप की जो विजेता थी 2000 वो स्पेन रही, इसका बी आंसर सही है। स्पेन ने 20 अगस्त 2023 को सिडनी में आयोजित महिला फुटबॉल फीफा कप जीत लिया, इंग्लैंड को हरा के, इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का, कार्यान्वित में से किस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की सड़क योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? भगवान बिरसा मुंडा झारखंड है कि छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र के बिहार है? तो भगवान बिरसा मुंडा जो है महाराष्ट्र में चालू किया गया है, तो डी है। तो 18 अगस्त 2023 को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। 17 जिलों में आदिवासी क्षेत्रों सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो महाराष्ट्र चढ़ा रहा है भगवान बिरसा मुंडा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के शासनाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो कौन थे? तो मिस्र के आए थे, मिस्र के जो शासनाध्यक्ष थे, ये इसका आंसर सही है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर रखा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं और आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है, ठीक है। अगला है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो एकल कोशिकीय जीवित जीव के सभी कार्यों को करता है। तो पहला सही है, अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ जो है संघ का एक कोशिकीय जीव है, तो ये बात सही है। यह श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास हर कार्य करता है। कोशिका जीव की मूल इकाई है ये, तो इसका ए सही है, कोशिका जीव की मूल इकाई इसकी है, ठीक है। दूसरा भी सही है इसका, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ए आंसर सत्य है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मारेक्स 2023 युद्ध अभ्यास किनके बीच हुआ है? तो मारेक्स जो है किसके बीच हुआ है? तो युद्ध अभ्यास अमेरिका और श्रीलंका के मध्य जनवरी 2023 में संपन्न हुआ, तो ठीक है। ये इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य था कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को हिंद प्रशांत महासागर में संतुलित किया जाए। तो इसका उद्देश्य ये सब नहीं था, केवल एक सही है कि श्रीलंका नौसेना, श्रीलंका वायुसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल पर मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रतिभागी शामिल हुए थे इसमें, और जबकि अमेरिका के प्रशांत बेड़े द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान के सदस्यों के साथ वार्षिक अभ्यास के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सत्य है इसमें, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जो स्थापना हो रही है पुणे, इंदौर, नागपुर, जयपुर, तो ये नागपुर में हो रही है, सी आंसर से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बना सकता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 20 फरवरी 2023 को नागपुर में विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेश पार्क की आधारशिला रखी, ठीक है। 140वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे बड़े स्वास्थ्य का अधिकार देने का वाला विधेयक पारित किया? स्वास्थ्य का राइट टू हेल्थ कौन दिया है?
काफ़ी बढ़िया ये है। राइट टू हेल्थ राजस्थान ने दे दिया है, तो डी आंसर सही है। राजस्थान विधानसभा ने 21 मार्च 2023 को पार किया, तो राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट हो गया है। राइट का अधिकार वाला विधेयक पारित किया इन्होंने मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे ये फंडामेंटल है उनके लोगों के लिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2023 के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के एक रद्द कर दिया इसका, वो कौन था? तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया, सी आंसर सही है। हेलने पासपोर्ट, चलिए इसके बाद में इस बार वाला देखा जाएगा। हमारा सुघर लायक अभियान, हमर सुघर लायक अभियान आरंभ किस देश ने प्रारंभ, किस मध्य राज्य ने प्रारंभ किया है? हमार सुगर, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो हमार सुगर लायक अभियान जो है भूपेंद्र बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। दुर्ग जिले में साकरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में हमार सुघर लायक अभियान चालू किया। इसका लक्ष्य है एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना। तो ये छत्तीसगढ़ का मामला है, तो ये आंसर सही है, छत्तीसगढ़। अगला है, विश्व में कार का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कार का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? जापान, चीन, अमेरिका, जर्मनी। तो कार का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है भाई साहब, क्या बात है, चीन तो हर जगह छाया रहता है। अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना। तो पेंच है कि पन्ना है? तो पन्ना से गुजरेगी, डी आंसर सही है। केन बेतवा नहर जो है मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 117 के ताज कार्निवाल का आयोजन किस शहर में किया गया? आगरा में, लखनऊ में, अयोध्या में, गोंडा में। तो ताज जो कार्निवाल था वो आगरा में किया गया, बी आंसर सही है, ठीक है। 148 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान का क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वांटो मैदान जो होन्शु द्वीप, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू, तो किस पे अवस्थित है? किस पे है अवस्थित? होन्शु पे है, ये आंसर सही है। जापान का जो क्वांटो मैदान है होन्शु द्वीप पे अवस्थित है। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो 149 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो बताइए। तो दिल्ली में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नार्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 किसे चुना गया? नार्मन बोरलाग जो फील्ड अवार्ड है उसके लिए किसको चुना गया था? तो स्वाति नायक को चुना गया है, डी आंसर, बी आंसर सही है, स्वाति नायक। तो ठीक है, 150 क्वेश्चन हो गया। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको भी हमने देखा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं।